नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जनरल सामान्य ज्ञान का पेपर जो सेट भर्ती परीक्षा 2012 में सामान्य ज्ञान का प्रश्न हुआ था, उस प्रश्न पत्र को आपके सामने लेके आ रहा हूं। यह प्रश्न पत्र जो है सभी विषय के जो सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पेपर जो है आपके 60 क्वेश्चंस जो है इस बुकलेट के अंदर होते हैं। तो आप लोग इस पेपर को ध्यान से, सभी विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो इस पेपर को जरूर देखें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अच्छे खासा, कि शिक्षक बनने के आप किस कथन से अधिक सहमत हैं। नंबर 1 है कोई रोजगार न मिलना, आराम के लिए, अधिक धन प्राप्त करने के लिए, समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो समाज में जब शिक्षक बनता है तो समाज में उसको बड़ा ही सम्मान प्राप्त होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 4th नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक का सच्चा मित्र कौन होता है। तो अध्यापकों का सच्चा मित्र जो होता है वो पुस्तकें होती हैं, क्योंकि पुस्तकों से उन्हें अपना जीवन निर्वाह करने और समय व्यतीत करने में सहायता मिलती है। तो पुस्तक जो होती हैं अध्यापकों का सबसे अच्छा मित्र जो होती है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने बच्चों से कौन सी नौकरी पसंद करेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अफसर। तो ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने डिलीट मार दिया था, क्योंकि जो है कुछ भी बनना चाहें बच्चे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है संबल बनना जरूरी है। तो ये डिलीटेड के अंदर आता है क्वेश्चंस, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, डिलीट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अध्यापक होते हैं तो अध्यापक जो होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, ना कि आलसी लालची होते हैं। तो इसका अंदर जो है 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं साक्षर करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूंगा यदि मैं अध्यापन करूंगा। किसी भी स्कूल में यदि आप सत्यापन करोगे, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। शिक्षा में सुधार लाने में किसका योगदान अधिक होता है, समाज का, शिक्षा विभाग का, योग्य अध्यापक का, योग्य प्रशासक का। तो योग्य अध्यापक का जो रोल होता है वो समाज के अंदर जो है जागरूकता लाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे अध्यापन के लिए आप किस स्कूल का चयन करेंगे, पब्लिक स्कूल, राजकीय ग्रामीण स्कूल, प्राइवेट ग्रामीण स्कूल, सरकारी स्कूल। तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, इसलिए इसको डिलीट मार दिया गया आरपीएससी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के परीक्षा परिणाम के सुधार के लिए आप किस प्रकार का मूल्यांकन करेंगे। तो विद्यालय के परिणाम के सुधार के लिए हम सतत मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि सतत मूल्यांकन से क्या होता है, बच्चे की वस्तु स्थिति मालूम पड़ जाती है कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो कंटिन्यूअस जो और कॉम्प्रेसिव एवेल्यूशन होता है वो सबसे बढ़िया एवेल्यूशन होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रतिभाशाली छात्र को आप परामर्श देंगे दुकानदार बनने की, विश्वविद्यालय अध्यापक बनने की, आईएएस ऑफिसर बनने की और आईएएफई। तो ये क्वेश्चन भी जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई औचित्यपूर्ण आंसर नहीं हो सकता। आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों चाहते हैं, भाई आप शिक्षण क्यों करना चाहते हैं। नौकरी में सम्मान मिलता है, नौकरी में अधिक अवकाश मिलता है, नौकरी में कम कार्य करना पड़ता है, नौकरी में जिम्मेदारी नहीं होती। तो नौकरी यानी राजकीय सेवा करने से समाज के अंदर सम्मान मिलने के कारण इसको करना हमें पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1st नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम को स्थायी करने के लिए उपयुक्त उपकरण है। तो देखो, जो ऐसा अधिगम जिसके अंदर हमें दिखाई भी दे रहा हो, मतलब देखना भी हो और सुनना भी हो, और टीवी जो है जिसमें हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो ये जो है हमें सबसे बढ़िया अधिगम जो होता है टीवी से होता है। कक्षा में अधिगम कराने के लिए विद्यार्थी को किस योग्यता स्तर का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी अध्यापक अपने अध्यापन कार्य कराए तो उसे औसत स्तर रखना चाहिए, ताकि उसके अंदर इंटेलिजेंट बच्चे और कमजोर बच्चे दोनों का ही सामूहिक रूप से विकास हो सके। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
क्या छात्र को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट देनी चाहिए? बिल्कुल, हमेशा जितना इंटरेक्शन अध्यापक और छात्र के बीच में होगा उतना ही जो है अध्यापन कार्य जो है श्रेष्ठ होगा। इसलिए हमेशा बच्चे को ये छूट देनी चाहिए कि वो कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के उपयुक्त शैक्षिक स्तर हैं। तो शिक्षण अधिगम के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक तीनों ही स्तर होते हैं। तो इसके अंदर चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थी विद्यालय में देर से आते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि विद्यालय में विद्यार्थी देर से आते हैं तो हम ये मालूम करेंगे कि भाई विद्यार्थी लेट क्यों आ रहा है, कारण मालूम करेंगे। तो सही कारण का पता लगाएंगे भाई उसके पीछे, लेट आने के पीछे उसके माँ बाप वाला रीज़न है या फिर घर पे कोई समस्या है, ये रीज़न मालूम करके फिर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्र गृह कार्य करके नहीं लाते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हम यही नहीं उसको सीधा दंड नहीं करेंगे, पहले ये मालूम करेंगे कि वो गृह कार्य क्यों नहीं करके ला रहा है, क्या वजह है कि वो गृह कार्य करने। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, छात्र कक्षा में पढ़ने नहीं चाहते, उनके साथ आप कैसा करेंगे? हम यदि छात्र कक्षा में पढ़ना नहीं चाहते तो उनकी रुचि के अनुकूल हम उनको, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको हम पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना की विशेषता होती है। तो पाठ योजना जो होता है वो सोपान के समय अतिरिक्त हो, गलत है। पाठ योजना संप्रेषण कार्य शब्दिक को, गलत है। पाठ योजना में संप्रेषण कार्य अशाब्दिक, ये भी गलत है। पाठ योजना के सोपान व्यवस्थित होना चाहिए। पाठ योजना के 5 सोपान होते हैं दोस्तों, और 5 सोपान जो हैं व्यवस्थित रूप से होने चाहिए। इसका आंसर जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। शिक्षण प्रक्रिया संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसका आवश्यक होना आवश्यक है? तो शिक्षण संबंधी प्रक्रियाओं क्या होने के लिए अक्षरों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने वाले को स्वयं का ज्ञान की खोज करने का अवसर देना। सीखने वाले को स्वयं के ज्ञान की खोज करने का अवसर देना, यह कथन किसके द्वारा? तो यह कथन योकम और सिप्सन के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, छात्र अपनी गति के अनुकूल अधिगम करता है, मतलब अपनी गति, अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है। इसे अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। तो ये स्किनर के द्वारा दी गई थी, आप लोगों को पता है दोस्तों। अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है वो। अगला क्वेश्चन है, कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि से अधिगम करने की विधि कहलाती है। बच्चों की बाल केंद्रित विधि होती है समस्या समाधान विधि, मतलब जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है वो बाल केंद्रित विधि होती है। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्र को अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित किया जा सकता है। तो छात्रों को अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित कराने के लिए संग्रहालय का उपयोग किया जाता है। जब संग्रहालय में रखी हुई चीज़ें बच्चे को दिखाया जाता है तो पुरानी इतिहास के बारे में, पुरानी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, पुरानी प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में उसको इस चीज़ों का अनुभव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय के प्रश्न पत्र को संतुलित बनाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो विषय वस्तु के प्रश्न पत्र, देखो प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन पेपर को संतुलित बनाने के लिए पहले ब्लूप्रिंट तैयार किए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान भी जो है प्रश्न पत्र को संतुलित करने के लिए पहले ब्लूप्रिंट जारी करता है अपने पेपरों का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। विषय वस्तु के प्रश्न पत्र को संतुलित बनाने के लिए नील पत्र यानी ब्लूप्रिंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं सबसे पहले आए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं इनको हम लोग। इसको सबसे पहले जो दिया था वो J.S. राइस के द्वारा दिया गया था। राइस यानी चावल, मतलब राइस के द्वारा जो है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। शोध की रूपरेखा की संतुति करने वाली समिति है। शोध मतलब रिसर्च, तो रिसर्च का प्रपोजल देने के लिए आरडीसी नाम की, मतलब रिसर्च से आरडीसी आप लोगों को याद रखना है, उस समिति का नाम जो था आरडीसी थी, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। क्या नाम था इसका? रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी, मतलब शोध का विकास करना ही इसका उपयोग करना था। तो इसका अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध कार्य में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो शोध कार्यों में डाटा इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रश्न होने चाहिए। उन प्रश्नों के माध्यम से हम सबसे ज्यादा डाटा इकट्ठे कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन प्रश्नावली इसका आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 की वजह से होती है। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और NO2 जो है HNO3 बना लेती है। इस कारण से जो है अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कौन ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे ज्यादा कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। SO2 NH3 CH4 ये जो है ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। सबसे ज़्यादा जो पहुंचाने वाली होती है वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ओजोन गैस को सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में प्रदूषण नहीं है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड सब प्रदूषण है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो वायु प्रदूषण नहीं करती है। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। सर्वप्रथम संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रदान किया था? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज गिवन फर्स्ट। तो अरस्तु जो थे उन्होंने सबसे पहले संप्रेषण का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग से है। तो देखिए 0, 7, 26 और ये निकालना है। तो इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका ट्रिक है ओड संख्याओं का क्यूब करके, ओड संख्याओं का क्यूब करके उसमें से एक घटाना। आप जैसे शुरू में 1 का क्यूब करके उसमें से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। फिर दूसरा 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 8। 8 में से 1 गए तो 7। इसी प्रकार से 3 का क्यूब करोगे और उसमें से आप कितना घटाओगे? 1, तो कितने बचेंगे? 3 का क्यूब होता है 27। 27 में से 1 गए तो कितने बचे? 26। इसी प्रकार से 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएंगे? 64। और 64 में से 1 करोगे तो कितना आएंगे? 63। तो हर एक संख्या का क्यूब करते जाना है, ओड संख्या का, और उसका आपको क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो ये आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा कि ओड संख्याओं का क्यूब करते जाओ और उसमें से 1 घटा जाओ। इसी प्रकार से 5 का क्यूब करोगे तो कितने आएंगे? 125। और 125 में से 1 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 124 आ जाएंगे। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिसिंग करना। देखो 11 में से 1 गया तो 10। इसी प्रकार से 101 में से 1 गया तो 100। 1001 में से 1 गया तो मतलब जो भी संख्या है उसमें से 1 घटाते जाइए। तो 11 में से 1 गया तो 10। इसी प्रकार से 101 में से -1 करेंगे तो 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33 में 1 101 आंसर हो जाएगा। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, इसमें से आगे का मिसिंग। देखो इनमें सब में जो है क्या करना है आपको कि पहले में 2 का अंतर है, दूसरे में जो है 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है। ठीक है, तो इनमें ओड संख्या 3, 5, 7, 8, 9, 11 और 13। 48 में 13 जोड़ दो, और 48 में जब आप 13 जोड़ोगे तो 63 आंसर आपके पास में आ जाएंगे। तो 8 नहीं 1 मिनट रुकिए। 48 में आप कितने जोड़ोगे? देखो पहले में 3 जोड़े, दूसरे में 5, तीसरे में 7, चौथे में 9, फिर 11, 13 और 15। तो 48 में 15 जोड़ोगे तो आपके पास में कितने आ जाएंगे? 63। तो सब में आप लोग क्या करोगे? ओड नंबर्स जोड़ते जाइए। 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब है कंप्लीट द सीरीज। देखो ए के ई ओ इज। अब इसमें मिसिंग क्या होगा? तो ए में आप 4 जोड़ो, A B C D, तो ई आ जाएगा। ई में फिर 4 जोड़ो, E F G H I आ गया। आई में फिर क्या जोड़ो? 4 जोड़ो, I J K L M आएगा। और इधर से
भी चार चार जोड़ोगे तो MW इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितने का गैप है, चार अल्फाबेट का गैप है। इसके बाद में 36 पे चलते हैं हम लोग। RATION को RTANIOLA लिखा है, तो बताइए ट्राइबल को क्या लिखोगे। अब इसमें क्या है, पहले अक्षर का इन्होंने क्रम चेंज नहीं किया, पहला ऐसा कैसे लिखा है, लेकिन जो ATIO है इसमें क्या किया है इन्होंने कि टी को पहले ले आए और ए को बाद में कर दिया। तो इसी प्रकार से हमें टी को, ट्राइबल के अंदर टी को तो चेंज करना नहीं है, हमें चेंज किसको करना है, आई को पहले लेके आना है। तो इसमें TIR हो जाएगा और LBA हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर आंसर, इसका ये थर्ड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 74683 को ग्रेट लिख रखा है, तो 7684 को हम गियर लिखेंगे। आप देख लेना कि जी को इन्होंने 7 से रिप्रेजेंट कर रखा है और 6 इन्होंने ई को रिप्रेजेंट कर रखा है, 8 से इन्होंने ए को रिप्रेजेंट कर रखा है और 4 को इन्होंने जो है आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पास में गियर इसका आंसर हो जाएगा, GEAR 37 में फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा असंगत है। तो अभी ये तीर इधर है, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ, अब ये तीर इधर आना चाहिए था, लेकिन ये क्या तीर इधर चला गया। तो असंगत कौन सा वाला है, डी वाला, क्योंकि तीर किसी की तरफ आना चाहिए था, इधर की तरफ आना चाहिए था तीर, ये तीर किधर आ रहा है, इधर की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके पास में ये एक चित्र बना हुआ है, इसका मिरर इमेज कौन सा सही होगा। तो देखो मिरर इमेज हमेशा उल्टा बनता है इसका, तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन जो है इसका मिरर इमेज है। आप देख सकते हो आंखों की स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मुंह जो है उल्टा हो जाएगा और आंखें की दिशा वो की वही रहेगी, बस मुंह उल्टा हो रहेगा, इसके अंदर मुंह उल्टा और आंखों वैसे की वैसी रहेंगी इसके अंदर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास में बी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सशक्त अभिप्रेरण सीखने को प्रभावशाली बनाता है। यदि अभिप्रेरण अच्छा होता है, सशक्त होता है, तो शीघ्र बच्चा सीखता है उससे। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है गीगाबिट इंटरनेट है, तो गीगाबिट जो है 1000 MBPS ईथरनेट को हम गीगाबिट कहते हैं। तो 41 के अंदर जो आंसर हो जाएगा वो आपके फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेनेरिक डोमेन नाम INT किसके द्वारा दिया गया है। तो जेनेरिक डोमेन INT जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए जेनेरिक डोमेन का उपयोग किया जाता है। ये इंटरनेट से संबंधित है, इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है INT जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए यूज किए जाने वाली टर्म्स है। SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए किया जाता है। तो SMPT प्रोटोकॉल जो है ईमेल्स के लिए यूज किया जाता है सामान्यतः। तो इसका एक मिनट थोड़ा सा SMPT जो होता है वो ईमेल्स के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोडेम क्या काम आता है। तो मोडेम जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के अंदर काम में आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का कौन सा गुण एक सामान्य सॉफ्टवेयर से। देखो सामान्य सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक बार एक ही फंक्शन में काम आता है, लेकिन जो जो वेबसाइट होती है वो निरंतर उत्पन्न होती रहती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 45 नंबर में 33 का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें हम वेबसाइट पे जोड़ सकते हैं, नई चीज़ें उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर जो चीज़ डाली जाती है वही चलती है, कोई नई चीज़ उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड से एक संप्रीतिक निवेश करना उदाहरण है। तो कीबोर्ड से हमें अतुल्यकालिक एसिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि लगातार नहीं होके अतुल्यकालिक संप्रेषण होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपके रीजनिंग से है कि किसान किसका यूज करता है, हल का। तो लेखक किसका यूज करेगा, लेखक जो है आपके पेन का यूज करेगा। अगला क्वेश्चन जो है लायन का बच्चा कब होता है। तो डक का बच्चा क्या होगा, डकलिंग। तो लायन का कब होता है और बच्चे का कबलिंग होता है।
इस चित्र में कितने जो है त्रिभुज होंगे? तो इस त्रिभुज को यदि आप गिनोगे तो त्रिभुज की संख्या हमें इसमें जो ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा है, 11 त्रिभुज मुझे लग रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपके ने को क्या कर दिया है, डिलीट मार दिया है। यदि आपके पास में कोई ऑप्शन हो तो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि मेंटल को इन्होंने नेमलेट लिखा है, तो वैनिटी को क्या लिखेंगे? तो देखो आपने इसमें क्या किया, MAN को NAM कर दिया, तो इसी प्रकार से VAN को NAV कर देंगे। क्या कर देंगे? NAV। इसी प्रकार से इन्होंने TEL को LET कर दिया, तो इसी प्रकार से इसको हम क्या कर देंगे, YTI। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 से 50 पर आधारित है। देखो इसमें एल जो है ऐसा आदमी है जो फिजिक्स भी पढ़ता है, मतलब भौतिकी पढ़ता है, अंग्रेजी भी और रसायन भी पढ़ता है। एम और एन रसायन और मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ओ और एल जीव विज्ञान और संस्कृत पढ़ते हैं। पी और एम हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो आपको इनका आंसर देना है, मैं देता जाऊँगा, आप ऊपर से पढ़ लेना, एक बार इसको कॉपी में लिख लेना, मैं आंसर बताता जाता हूँ। पहला है कि कौन सा छात्र अधिकतम विषय पढ़ता है, तो एल 3 विषय पढ़ रहा है, आपके सामने देख लीजिए, भौतिक, रसायन और तीसरा कौन सा एक ऑप्शन पढ़ रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा विषय केवल एक ही छात्र के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो भौतिकी जो है केवल एक ही छात्र के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ ऊपर के डाटा से हमें क्लियर हो रहा है, तो बार बार ऊपर जाएंगे, समय निकल जाएगा, आप उसको लिख कर फिर आप आराम से आंसर दे सकते हैं। कौन से 2 विषय 2 से अधिक छात्रों के द्वारा पढ़े जा रहे हैं, तो रसायन और अंग्रेजी ऐसे विषय हैं जो 2 से अधिक छात्रों के द्वारा पढ़े जा रहे हैं। आप ऊपर से क्वेश्चन को उतार के फिर आराम से आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है कौन से छात्र केवल 2 विषय पढ़ रहे हैं, तो ओ और पी जो हैं केवल और केवल 2 ही विषय को पढ़ रहे हैं। आप वहाँ से चेक कर लेना, मैंने अपना आंसर निकाल लिया था पहले ही। अगला क्वेश्चन है कौन से छात्र जीव विज्ञान, संस्कृत और भौतिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कौन से छात्र हैं जो ना तो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, ना संस्कृत पढ़ रहे हैं और ना ही भौतिक पढ़ रहे हैं, तो वो है हमारे पास में MNP जो है जीव विज्ञान, संस्कृत और भौतिक नहीं पढ़ रहे हैं। अब एक जो है पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, उसके बेसिस पे हमें आंसर देने हैं। तो देखिए, विज्ञान ने कई तरीकों से मानव जीवन को खुशहाल बनाया है, बिल्कुल बनाया है। उनके द्वारा मानव को प्रदान दिए गए लाभ की गणना करना मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि मानव ने जीवन की खुशियों में, विज्ञान ने जीवन में बहुत आखिर किंतु न्यूनतम नहीं, विज्ञान ने लोगों को बदला है। अंधविश्वास इतने कम हो गए, उसने लोगों को अधिक सभ्य और सहनशील बनाया है। और अधिक सहनशील क्यों बनाया है? एक सहनशील व्यक्ति जो दूसरों के लोगों के बीच में आता है, तो भले ही वह समझता हो वे लोग गलत हैं, पर तैयार होता है कि लोगों की सोचने देंगे, उन्हें पसंद करेंगे, और जो सोचना चाहते हैं यदि वह सोचता है कि वे गलत हैं, वह उन्हें अलग तरह से मानने को प्रेरित कर सकता है, पर उनसे बलपूर्वक कुछ नहीं मनवाएगा। मतलब यदि मान लो हम 5 आदमियों में बैठे हैं और कोई इंसान अपने अभिव्यक्ति दे रहा है, तो सहनशील इंसान उस इंसान को सुनेगा, उसके विरोध नहीं करेगा उसका। पूर्व में मानव जाति की दुर्दशा की उत्पत्ति लोगों के दूसरों से अलग विचारों को सहन न कर पाने के कारण हुई है। यह ऐसी असहनशीलता विशेषकर धार्मिक मामलों में पाई जाती है। जो लोग शासकों के धार्मिक दृष्टिकोण को नहीं मानते हैं, उन्हें प्रताड़ना किया जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। मतलब असहनशीलता जो है धार्मिक मामलों से ज़्यादा असहनशीलता लोगों में बढ़ रही है, धार्मिक मामलों की वजह से। विज्ञान ने मानव को तर्कपूर्ण होकर असहनशीलता से उत्पन्न भाववेश को नियंत्रित किया है। वर्तमान में 2 भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से देश आपस में करीब आ रहे हैं, क्योंकि अधिक से अधिक सहनशील हो रहे हैं। यदि विज्ञान ने युद्ध का भय को बढ़ाया है, तो उसने शांति की संभावनाओं को भी बढ़ाया। सहनशीलता विज्ञान की देन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है सहनशीलता क्या है? दूसरों को वे जो मानते हैं मानने देना बिना दंडित किए। मतलब कोई की विचारधारा है उसको सहन करना ही एक तरीके से सहनशीलता है। मतलब दूसरों के विचार को सुनना जो है एक सहनशीलता का कारण है। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान ने मानव को सहनशील कैसे बनाया? उसे सोचने और तर्क देने से
मतलब उनको सोचने और तर्क देने की शक्ति प्रदान करके उन्होंने सहनशील बनाया। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन को अत्यधिक दुख कहाँ से आया है? धार्मिक असहनशीलता जो है उनको अलग अलग किए जा रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा दुख आया है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उन लोगों को क्या हुआ जिन्होंने वह नहीं माना जो उनके शासक मानते थे? उनको जमती जान से बाजीगर कर दी, उनको जिंदा जला दिया गया। पैराग्राफ में पढ़ा अपन ने। और अंतिम क्वेश्चन जो है इस पेपर का, पिछले कुछ सालों से विज्ञान ने मानव को कैसे बदला है? विज्ञान ने आविष्कारों को शक्ति, विज्ञान ने उसे अधिक सहनशील बनाया है। सहनशील बनने से आपस में लड़ाई झगड़े कम होने लग गया, आपस में सहनशील बनाया है और इससे क्या हो गया, झगड़े बहुत कम हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसमें जो भी आपको कमियाँ लगी है उनको कमेंट्स बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।